हाँ, ओके। हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रेम कुमार और आपका आज फिर से स्वागत है हमारी एक छोटी सी कक्षा में। हम वन शॉट वीडियोस बना रहे हैं जो हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ताकि वो अपने एग्ज़ाम टाइम के अंदर एक अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। उनको और कुछ नहीं करना है, अपना बुक लेनी है, इस वीडियो को ऑन करना है, अपने कानों के अंदर लीड ईयरफोन्स आपको लगाने हैं और एक क्लास को सुनना है, साथ साथ थोड़ा हल्का हल्का आप टॉपिक को रिव्यू करते जाना है। इससे आपकी रिवीजन परफेक्ट हो जाएगी और हम डैम श्योर कि आप अपने अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे अपने एग्ज़ाम्स के अंदर। जी चलिए, हम अपना अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें टाइम वेस्ट करना मेरे को लगता नहीं है चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। और आप, मेरा चैनल है कॉमर्स विद प्रेम कुमार, आगे के अपडेट के लिए इनको आप अब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी, हमारा जो आज का टॉपिक है वो आपने नेम से देख ही लिया, उसका नाम क्या है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आज हम नेशनल इनकम के कंसेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। नेशनल इनकम की डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन हम नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, इट इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टरी इनकम, इट इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टरी इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ नेशन। ठीक है, सम टोटल ऑफ यानी टोटल करना है, किस चीज़ का टोटल करना है, फैक्टरी इनकम का टोटल करना है, जो किसने अर्न करी होगी, वो नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न करी होगी। कब अर्न करी होगी, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। ठीक है, तो तीन कीवर्ड कौन कौन से, फैक्टर इनकम, नॉर्मल रेजिडेंट और अकाउंटिंग ईयर। ये तीन कंसेप्ट के बारे में हमने क्या करना है, अपनी को स्टडी करना है। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन को रख लीजिएगा, बार बार इसको रिपीट करिएगा। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ नेशन इन एन अकाउंटिंग ईयर। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट इन एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अब हमने जब भी बात करी फैक्टर इनकम की, हमने डेफिनेशन में पूछा कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, तो उस फैक्टर इनकम में पहले दो तरह की इनकम होती है। वैसे इनकम दो तरह की होती है, एक होती है फैक्टर, दूसरी होती है ट्रांसफर। फैक्टर इनकम कौन सी इनकम होती है, इस इनकम को बायलेटरल इनकम बोलते हैं। बायलेटरल का मतलब होता है बोथ साइडेड। बोथ साइड का मतलब ऐसी इनकम जो दोनों साइड से कोई ना कोई बेनिफिट दे रही हो। ठीक है, एक सिंपल सी बात करें कि फैक्टर इनकम के नाम में जिसके फैक्टर है, तो ऐसी इनकम होगी जो किसने, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू अर्न की गई होगी। हमने कल भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पूछा था, तो हमारे एक स्टूडेंट जशन ने ही इसका रिप्लाई दिया था। उन्होंने बोला कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, वो हमारे पास होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इनकी जो फैक्टरी इनकम होती है, लैंड के बदले में क्या होता है, रेंट। मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ इसका कलर, सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, लैंड के बदले में होता है रेंट, लेबर के बदले में कैपिटल, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल वालों को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, ये चारों हमारे क्या हैं, ये चारों हमारे फैक्टर इनकम है। एज इट इज दूसरी इनकम जो हमारे पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हम ट्रांसफर इनकम कंसीडर करते हैं। ट्रांसफर इनकम कौन सी, विच इज वन साइडेड और अर्न थ्रू अदर देन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसके थ्रू, अदर देन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बिना कमाई जा रही है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बिना कमाई जाने का मतलब सीधा सा है कि जैसे हम बात करें ओल्ड एज पेंशन, अब ओल्ड एज पेंशन है, क्या किसी जिस पर्सन को पेंशन मिल रही है,
क्या उसने कुछ लगाया होगा इसके ऊपर, क्या किसी चार्जेस पे करके ली होगी, कोई उसने वेजेस किया होगा, लेबर किया होगा? नहीं। तो इन सभी का आंसर है नहीं। ये तो उसको बस गवर्नमेंट की तरफ से, वो बुजुर्ग हो गए या तो उसकी वजह से उसको पेंशन मिल रहा है। तो ओल्ड एज पेंशन हमारी ट्रांसफर इनकम है, इसीलिए इस इनकम को यूनिलेटरल बोलते हैं। यूनिलेटरल यानी वन साइड से होती है, दूसरी साइड से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। एक पर्सन को इनकम हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, एक पर्सन को इनकम हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट को इसका कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा। इसलिए हम जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो नेशनल इनकम में हम फैक्टर इनकम को लेते हैं, जबकि हम नेशनल इनकम के अंदर ट्रांसफर इनकम को काउंट करते ही नहीं। ठीक, समझ गए होंगे। हमारी दो तरह की इनकम है, एक फैक्टर, दूसरी ट्रांसफर। हमने सिर्फ किस इनकम को काउंट किया? ओनली एंड ओनली फैक्टर इनकम को। ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में हमने काउंट किया ही नहीं। ठीक, इसलिए हमारा अभी हम बात करते हैं, हमारा दूसरा कीवर्ड था नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट को समझने के लिए हमें रेजिडेंशियल के स्टेटस को समझते हैं। वैसे तो जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं तो तीन तरह से रेजिडेंशियल स्टेटस होता है। एक होते हैं रेजिडेंट, कौन से वाले? नॉर्मल रेजिडेंट वाले, जिसको ऑर्डिनरी बोलते हैं। दूसरे होते हैं नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और तीसरे होते हैं नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मींस रेजिडेंशियल की कैटेगरी के अंदर ये दो हैं, या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे। और एक हमारे पास होता है वो सिंपल जिसकी बात करते हैं एनआरआईज, जो नॉन रेजिडेंट है, हमारे इंडिया के रेजिडेंट है ही नहीं। लेकिन हम अपने पर्पस के लिए, इस चैप्टर के पर्पस के लिए, 12th क्लास की स्टडी के पर्पस के लिए हम सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ों को, एक नॉर्मल रेजिडेंट और दूसरे नॉन नॉर्मल रेजिडेंट, सिर्फ दो के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नॉन ऑर्डिनरी का ज़्यादा डिस्कशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? ऐसा पर्सन हु स्टेज 1 और मोर देन 1 ईयर इन इंडिया। ऐसा पर्सन जो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा टाइम तक इंडिया के अंदर स्टे करेगा, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे। इसका मतलब ऐसा पर्सन जो 1 साल से कम समय के लिए इंडिया में रहा है, जैसे कोई फॉरनर है वो 1 साल से कम टाइम के लिए इंडिया में रहा है, इंडिया से चला गया है, तो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। ऐसा पर्सन जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर लाई करता है। क्या है इकोनॉमिक इंटरेस्ट? इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? या तो वो इंडिया में एक्सपेंस कर रहा हो या वो इंडिया से अर्न कर रहा हो, दोनों में से कुछ भी कर रहा होगा, तो वो कौन है? वो नॉर्मल रेजिडेंट है। ठीक है, अगर इन दोनों बातें पूरी हो रही हैं, दोनों में से एक भी पूरी हो रही है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट तो है ही। क्योंकि अगर वो 1 साल तक इंडिया में रहेगा तो इंडिया में स्पेंड भी करेगा, इंडिया से अर्न भी करेगा। और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर है, यानी इंडिया के बिजनेस कनेक्शन से वो इनकम को अर्न कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। अगर ये बातें पूरी नहीं होती हैं तो वो कौन है? वो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। जबकि हम जब नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं तो हम किसकी इनकम को काउंट कर रहे हैं? ओनली एंड ओनली रेजिडेंट की इनकम को काउंट कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट की इनकम को काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक, अभी एक तो नॉर्मल रूल हमें क्या कहता है? नॉर्मल रूल कहता है कि ऐसा कोई भी पर्सन है जो 1 और मोर देन 1 ईयर इंडिया के अंदर स्टे करता है, ही इज नॉर्मल रेजिडेंट। बट यहाँ पे कुछ एक एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस मतलब जहाँ पे ये 1 ईयर का रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ऐसे पर्सन जो आउटसाइड इंडिया है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस का मतलब जिनको अभी तक वहाँ की परमानेंट रेजिडेंशियलशिप नहीं मिली है, वो वीज़ा लेके किसी एक वर्क वीज़ा या किसी वीज़ा के ऊपर, यानी वीज़ा भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो इंडिया से बाहर गए हैं। तो इस कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं कि ऐसा कोई भी पर्सन है जो इंडिया से जॉब पर्पस के लिए, जो भी पीआर नहीं हुआ है, ऐसा पर्सन जो मेडिकल चेकअप के लिए गया होगा, ऐसा पर्सन जो टूरिज्म के लिए गया है, वापस आ जाएगा, और एजुकेशन पर्पस के लिए 2 साल 3 साल 4 साल की एजुकेशन के लिए वो आउटसाइड गया है, यानी सिर्फ ऑनलाइन ओनली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो आउटसाइड है, परमानेंट वो आउटसाइड नहीं है, तो ऐसा पर्सन हमारा नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। इधर वो 1 ईयर से भी एक्सेस टाइम के लिए इंडिया से बाहर क्यों नहीं है। ठीक, इंडियन एम्बेसडर कौन होता है? एम्बेसडर जो मल्टी नेशन में बिजनेस करता है। किसमें? मल्टी नेशन में, एक से ज़्यादा नेशन के अंदर जो बिजनेस कर रहा है, चाहे उसका बिजनेस इंडिया में हो है चाहे नहीं है, उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अब इंडियन एम्बेसडर का मतलब क्या है? इस इंडियन वर्ड साथ में लग गया, इसका मतलब क्या है कि वो सिटीजन तो इंडिया का है,
ऐसा पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है और वो मल्टीनेशनल में बिजनेस करता है, उसको हम इंडियन एम्बेसडर बोलते हैं। और इंडियन एम्बेसडर की जो इनकम है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज किसकी इनकम होगी, वो इंडिया की इनकम होगी। इसको हम ऑलवेज नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे, चाहे वो कितने भी टाइम के लिए आउटसाइड है, कितने भी टाइम के लिए नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। इसका मतलब अगर कोई अमेरिकन एम्बेसडर है और उसकी वो इंडिया के अंदर उसका बिजनेस चल रहा है, तो उसकी इनकम इंडिया की नहीं है, वो अमेरिका की है। जो भी एम्बेसडर मल्टीनेशनल में बिजनेस करने वाला जो पर्सन है, एम्बेसडर है, वो जिस नेशन का सिटीजन होगा उसी नेशन का उसको रेजिडेंट भी माना जाएगा। चल, इंडियन एम्बेसी, एम्बेसी कुछ नहीं है, एम्बेसी का मतलब एजेंसी होता है, एक तरह से गवर्नमेंट की एजेंसी है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी है, अगर वो आउटसाइड इंडिया के अंदर है तो भी उसको हम क्या बोलेंगे, तो भी उस एजेंसी की जो इनकम होगी वो इनकम हमारे नॉर्मल रेजिडेंट की नॉर्मल इनकम मानी जाएगी, इंडिया की इनकम मानी जाएगी। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, 3 केसेस को लेके पढ़ते हैं। एक, एम्बेसी इंडिया की है, लोकेटेड आउटसाइड है। चलो इसको मैं थोड़ा नया पेज लेके करवाता हूँ, ठीक है। हम ब्लैंक पेज पे इसको तो अच्छे से डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं एम्बेसी का बेस कहाँ से है, दूसरा लोकेटेड, कहाँ लोकेट करती है, ठीक है, और वहाँ पे पर्सन कौन अर्न कर रहा है, कैसा पर्सन है। 3, इंडिया की एम्बेसी है, लोकेटेड आउटसाइड है और उसमें इंडियन काम कर रहा है, ठीक है। दोनों बातें समझ गए। इंडियन एम्बेसी है, आउटसाइड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी इनकम हमारी नॉर्मल इनकम है। उसमें इंडियन काम कर रहा है तो उस इंडियन की इनकम भी नॉर्मल इनकम है। दूसरा, इंडियन एम्बेसी है, उसमें एक आउटसाइडर काम कर, वो आउटसाइड है और उसमें आउटसाइडर भी काम कर रहा है। तो पहला केस तो ठीक वही सेम है, वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम है, लेकिन अगर उसमें आउटसाइडर काम कर रहा है तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम नहीं है। तीसरा केस, इंडियन एम्बेसी है, इंडिया में है और उसमें इंडियन एम्बेसी है, इंडिया में है और उसमें आउटसाइडर काम कर रहा है, यानी फॉरेनर काम कर रहा है, ठीक है। तो उस फॉरेनर की इनकम हमारे इंडिया की इनकम नहीं है, नेशनल इनकम नहीं है। इंडिया एम्बेसी तो इंडिया की ही है, इंडिया में है तो उसकी इनकम तो इंडिया की इनकम होगी ही होगी। समझ गए होंगे तीनों केसेस। इससे रिगार्डिंग बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट ईयर के एग्जाम के अंदर भी, जब हम लास्ट ईयर की बात करें तो उसमें भी इसका एक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बना था और इसका आंसर भी इसी के अराउंड ही सर्कुलेट करता था, ठीक है। तो आप इसको अच्छे समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो वो आप मेरे को बता देंगे, मैं उसको दोबारा से रिसॉल्व करूँगा। अभी हम 2 इनकम की बात कर रहे थे, इनकम वगैरह की बात कर रहे थे, उसमें अभी 2 चीज़ों की बात करेंगे। एक इनकम जिसको हम डोमेस्टिक इनकम मानते हैं, दूसरी इनकम जिसको हम नेशनल इनकम मानते हैं। इनकम जो ऐसी इनकम है जो एक बाउंड्री के अंदर अर्न करी जाती है, एक नेशन के अंदर अर्न की जाती है, एक नेशन की क्लोज्ड बाउंड्री के अंदर अर्न की जाती है, ऐसी इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। और ऐसी इनकम जो एक नेशन की बाउंड्री के विद इन के साथ साथ एज वेल एज आउटसाइड दी बाउंड्रीज ना, विद इन और आउटसाइड दी बाउंड्री दोनों में ही अर्न की जा रही है, ऐसे इनकम को हम क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम बोलेंगे। दूसरे केस में बात करें जो इनकम अर्न बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अब एक नेशन की बाउंड्री के अंदर इनकम कमाई है, चाहे वो रेजिडेंट ने कमाई है चाहे वो नॉन रेजिडेंट ने कमाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बस होनी कहाँ चाहिए, नेशन की बाउंड्री के अंदर होनी चाहिए। कोई भी कमाए, कहीं भी कमाए, कहीं भी का मतलब इंडिया के अंदर कहीं भी कमाए, लेकिन कोई भी हो, चाहे वो रेजिडेंट चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, चाहे फॉरेनर इंडिया के अंदर आके कमा रहा है, तो भी वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम तो कहलाएगी।
लेकिन वहीं जब हम इंडिया के नेशनल इनकम की बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन आ जाएंगे, रेजिडेंट आ जाएंगे। हमने यहाँ पे ये बात करी कि चाहे विद इन दी बाउंड्री चाहे आउटसाइड दी बाउंड्री, लेकिन कमाएंगे कौन, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट। ठीक, फिर हम बात करते हैं हमारी टेरिटरी की। वैसे तो डोमेस्टिक टेरिटरी पॉलिटिकल टेरिटरी की इक्विवेलेंट मानी जाती है, बट एक बुक है शायद वीके पब्लिकेशन की एक बुक है, वीके पब्लिकेशन की बुक के अंदर थोड़ा सा इसको कह सकते हैं कि पैराडॉक्स दे रखा है इसको लेके। वहाँ पे स्पष्ट वर्डों में ये कहा गया है कि हमारी डोमेस्टिक इनकम है वो पॉलिटिकल टेरिटरी की इनकम नहीं है, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी और पॉलिटिकल टेरिटरी को अलग अलग बताया गया है। वहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी का कंसेप्ट बोला गया है, लेकिन वहीं पे जब आप यूट्यूब करेंगे तो यूट्यूब कह रहा हूँ मैं, वहीं पे आप जब इसको आप गूगल करेंगे तो गूगल के अंदर वही चीज़ बताई गई है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। डोमेस्टिक इनकम हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी की इनकम है, जहाँ पे पॉलिटिकल पावर लाई करती है, वो इनकम हमारी इंडिया की इनकम कहलाती है। और नेशनल इनकम इकोनॉमिक टेरिटरी का कंसेप्ट है, और इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब ही यही होता है कि हम इनकम कमानी चाहिए कहीं से भी, इंडिया और आउटसाइड कहीं से भी कमा रहे हैं, बट इनकम आनी चाहिए और कुछ नहीं है। ठीक है, जब आउटसाइड से आ रही है, जब इनसाइड से आ रही है, लेकिन होने कौन चाहिए, ओनली एंड ओनली रेजिडेंट होने चाहिए। अब जब भी आपसे बोल दिया जाए फाइंड आउट डोमेस्टिक इनकम, तो आपको एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपीएफसी के बारे में बात करनी है। और जब भी आपको नेशनल इनकम बोला जाए दैट मीन आपको एनएनपीएफसी के बारे में, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के बारे में बात करनी है। या एन से नेट है, एनपी से नेशनल प्रोडक्ट है और एफसी से फैक्टर कॉस्ट है। ऐसे ही यहाँ पे एन से नेट है, डी से डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है। यहीं पे हम एक बात और बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट माना जाता है, जो प्रोडक्ट बोला जाता है, वो किसके इक्वल होता है, इनकम के इक्वल होता है। वैसे तो अगर हमें याद होगा, हमने एक ट्रिपल आइडेंटिटी कंसेप्ट करा था हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर, और वहाँ पे हमने बोला था कि हमारे जो प्रोडक्ट है और हमारी जो इनकम है वो दोनों क्या होते हैं, प्रोडक्ट, इनकम और एक्सपेंडिचर, तीनों सेम मेथड में लाई करते हैं, तीनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलूँ या डोमेस्टिक इनकम बोलूँ तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रोफाइल की। एग्रीगेट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब हमारे एग्रीगेट के बेस पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो एग्रीगेट्स होते हैं, 8 एग्रीगेट हमारी इकोनॉमी के अंदर मिलते हैं। ठीक है, 8 एग्रीगेट हमारी इकोनॉमी के अंदर मिलते हैं नेशनल इनकम के बेस पे। ठीक है, पहला जीडीपीएमपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, वही एफसी की फॉर्म में एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपीएमपी, जीएनपीएफसी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, सेम एमपी पे सेम ही एफसी पे। और हमने अभी बात किया कि एनडीपीएफसी हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और एनएनपीएफसी हमारा नेशनल प्रोडक्ट है। अब देखिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जब भी हमारे पास एक वर्ड आता है ग्रोस, तो वहां पे हम बोलेंगे इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन। ठीक है, और जहां पे हमारा वर्ड आता है नेट, वो उसको बोलेंगे हम एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन। ठीक, जहां पे वर्ड हमारा आ रहा है डीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जहां पे वर्ड हमारा क्या आ रहा है, डीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो नेशन की बाउंड्री के अंदर की इनकम है। और वहीं पे जब वर्ड आ रहा है नेशनल प्रोडक्ट, तो वो विद इन प्लस आउटसाइड है, लेकिन है कौन ओनली वहां पे, रेजिडेंट। और डोमेस्टिक में क्या अकेले रेजिडेंट है क्या, नहीं, डोमेस्टिक में रेजिडेंट भी हैं और नॉन रेजिडेंट भी। तो अगर मैं क्लियर कट जीडीपी की डेफिनेशन बोलूं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन।
ठीक है। अब ये कौन सी इनकम होती है? ये एक साल में कमाई गई इनकम होती है, जिसको हम अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर, फिजिकल ईयर ऐसा बोलते हैं, या बजटेड ईयर। एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन हुआ, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ नेशन inclusive depreciation, and when we calculate it at market price then it is called GDP-MP, and when we calculate it at a factor cost it is called GDP-FC। बस क्या चेंज रह गया? जब भी ग्रोथ तो है ही है, साथ में हमने नेशनल प्रोडक्ट की बात करनी है। नहीं, GDP-MP की जगह GDP-FC हो गया NDP, जिसे NP। जब NDP-MP की बात करेंगे तो बात देखो, DP-MP सेम है, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर ओनली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट किसी ने भी कमाई हो, लेकिन वहाँ पे इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन लिखा था, यहाँ पे हम बस एक वर्ड चेंज कर देंगे, एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे NNP-MP की डेफिनेशन बोलेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द नेशनल बाउंड्री ऑफ अ नेशन या इकोनॉमिक बाउंड्री ऑफ अ नेशन इन एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन। कैसा डेप्रिसिएशन? एक्सक्लूड करके, ठीक है। अब इसका एक सिंपल सा मीनिंग बना, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, दिखने में तो लग रहा है ये एक सिंपल सी बात बनी। दो ही बातों को हमने डिस्कशन करना है यहाँ पे। एक, जब भी आपको ग्रोस में आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूड है और इसमें से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो वो नेट बन जाएगा, और अगर आपके पास नेट है और डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो आपके पास ग्रोस आ जाएगा। नेट में डेप्रिसिएशन नहीं था तो हमने इंक्लूड कर दिया, ये पहले क्या था? एक्सक्लूसिव है, इंक्लूड किया तो ग्रोस हो गया। ये ग्रोस क्या है? ग्रोस इंक्लूसिव है, एक्सक्लूड किया तो नेट बना, क्योंकि नेट में नहीं होता है। इस कंसेप्ट को आपको याद कैसे रखना है? तीन फॉर्मेट्स हैं, तीन चीजें हैं जो आपको याद ही करनी है। क्या? ग्रोस को नेट में बदलना है माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट को कभी ग्रोस में बदलना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। मैं इसको अलग से आपको राइट कर देता हूँ, ये मेरे से कभी भी आपको क्या करना है? ग्रोस को किस में बदलना है? नेट में, तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और उल्टा आना है नेट से ग्रोस में तो प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ठीक। एक आपको याद करना है। दूसरा, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT, और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में बदलना है तो प्लस कर देंगे NIT, ठीक है। यहाँ पे NIT क्या है? NIT क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज, और जब माइनस कर रहे हैं NIT को तो इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। ये फॉर्मेट है, फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं। दो गए। तीसरा जो फॉर्मेट आपको लर्न करना है वो क्या कहता है? यहाँ हम लिख रहे हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मैं इसको पेज ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ दोबारा से कंसेप्ट को याद करना है। ग्रोस को बदलना है नेट में तो हम करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट को ग्रोस में बदलना है तो प्लस डेप्रिसिएशन,
एमपी को एफसी में बदलना है तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और एफसी को एमपी में बदलना है तो प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में हमने लिखा था क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस में सब्सिडीज, और जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो रहे हैं तो ये भी उल्टा हो जाएगा, माइनस के इनडायरेक्ट टैक्स प्लस में सब्सिडीज। इसके बाद अगर हम देखें तीसरा जो कंसेप्ट होता है वो हमारे पास होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट, यानी डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम। डीपी से एनपी पे जाएंगे तो प्लस एनएफआई, और एनपी से एफसी पे आएंगे, एनपी से डीपी पे आएंगे तो माइनस एनएफआई। ठीक है, अब ये नया आप वर्ड समझ रहे हैं, एनएफआई है क्या? ठीक है, एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो, अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फॉरेनर इंडिया से कितनी इनकम लेके जा रहे हैं उसमें माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फॉरेनर इंडिया में कितनी इनकम को लेके आ रहे हैं। अगर उल्टा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमारे रेजिडेंट इंडिया में कितनी इनकम को लेके आ रहे हैं, फॉरेन से कितनी इनकम को लेके आ रहे हैं हमारे रेजिडेंट, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से कितनी आ रही है, उसमें से माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इंडिया से कितनी जा रही है, कौन लेके जाएंगे, नॉन रेजिडेंट, तो उनका दोनों का डिफरेंस हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। ठीक है, समझ गए? और वो हम क्या कह देंगे, ऐड कर देंगे डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए। ठीक, अभी अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक सिचुएशन में आपको दिया गया है जीडीपी एमपी और बोला गया फाइंड आउट नेशनल इनकम, जो क्या होती है एनएनपी एफसी, हमें अभी याद किया, तो क्या करेंगे, हमें पता है हमारे पास ग्रोस की वन है, हमने नेट बदलना है, तो ग्रोस को नेट में बदलने के लिए क्या किया था, डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में बदलना है तो क्या किया था, प्लस किया था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलना है तो क्या किया था, माइनस किया था एनआईटी। बस सिंपल कन्वर्ट हो गया, है ना? कोई डाउट इसमें, कोई कंफ्यूजन? ठीक, सिंपल सी है, सिंपल फॉर्मेट्स हैं, आप जो कमेंट में मेरे को लिख के बता सकते हैं अगर कोई डाउट आपके पास आ रहा है तो। ठीक, ग्रोस से नेट पे गए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे आए तो प्लस एनएफआईए, और एमपी से एफसी पे गए तो माइनस एनएफआई। अगर मैं इसको और डिस्क्लोज करता हूँ, इस फॉर्मूला को और थोड़ा सा ओपन फॉर्म में लिखता हूँ तो जीडीपी एमपी माइनस में डेप्रिसिएशन प्लस नीफा का फुल फॉर्म क्या था, फीफा माइनस फीटा, और माइनस में इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या था, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। ये एक्सटेंडेड वर्जन हो गया नेशनल इनकम निकालने के लिए। आसान सी बात है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट है, हो जाएगा इजीली जब आप लोग इसको ट्राई करें। ठीक, ऐसे ये देखिए एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा माइनस में फीटा। ठीक, और डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी। हमने अभी लिखा था कि डीपी से अगर आपको क्या बनाना है, एनपी बनाना है तो प्लस करेंगे, वही प्लस हम यहाँ पे किया है। लेकिन अगर उल्टा करना है तो माइनस भी करेंगे, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी बात कर ली, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज की भी हम बात कर चुके हैं। आईटी का मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। अभी हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, एक आता है नॉमिनल जीडीपी, दूसरा आता है रियल जीडीपी। ठीक, एक आता है नॉमिनल, दूसरा आता है रियल जीडीपी।
चलिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, तो आपको एक एनर्जेटिक रिवाइव करने के लिए, दोबारा से आपके अंदर एनर्जी लेके आने के लिए मैंने एक वीडियो यहाँ पे एक ऐड किया है। थोड़ा टाइम आप उसको देखिए, आप लोगों से काफ़ी रिलेट करता वीडियो है, तो इसको देखिएगा। तो कैसा होता अगर ये गाना एग्जाम्स के ऊपर होता? कुछ पढ़ा ही नहीं, एग्जाम्स आ गए, देखते देखते कितने पास आ गए, किताबों को अब तक छुआ ही नहीं, फर्स्ट आऊंगा या फिर पता ही नहीं, डर लगता है कि मेरा अब क्या होगा, अब तो पढ़ने का टाइम गया, अब तो रात भर हमें पढ़े रहे, जो भी पढ़े रहे वो क्यों भूल रहे, टेंशन से हम जी रहे, क्योंकि सिर्फ पास होना है, क्योंकि सिर्फ पास होना है। चलिए, तो ये आपने अभी एग्ज़ाम पास होने के लिए नहीं पढ़ना है ना, आपने अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए पढ़ना है। तो ये बस एक छोटा सा आपके लिए, ताकि एक रिफ़्रेशमेंट आपकी हो जाए, दोबारा से रिफ़्रेश हो के एनर्जी के साथ आप पढ़ें, तो थोड़ा सा मैंने इसको लगाया, ज़्यादा सीरियस होके नहीं लेना है। चलिए, अभी हम वापस अपने कंसेप्ट पे आते हैं वापस, क्योंकि पढ़ना तो है ही है, बिना पढ़े तो बात नहीं जमती है ना। चाहे कुछ बच्चों ने पास होने के लिए पढ़ना है और कुछ बच्चों ने मार्क्स लेने के लिए पढ़ना है, बट अल्टीमेटली एक ही बात है कि हमें अब तो पढ़ना ही है। हमारा जो अभी का कंसेप्ट आता है वो नॉमिनल और रियल जीडीपी का कंसेप्ट आता है। मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा सा अलग तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स सपोज करते हैं यहाँ पे प्राइस है मल्टीप्लाई क्वांटिटी, कोई गुड्स है, मान लो 10 गुड्स है, 10 रुपये प्राइस है, 100 गुड्स हैं, तो वो 1000 रुपये में क्या हो रही हैं, सेल हो रही हैं। 1000 रुपये दूसरे पर्सन की इनकम हो रही है, यानी हमारे नेशन के अंदर जीडीपी आ रही है। मान लो ये 2019 की बात है और जो 2025 में आके उसका प्राइस 15 रुपये हो गया, 100 गुड्स ही अभी बाय हो रही हैं, तो उसका जो प्राइस है वो 1500 रुपये हो गया। दैट मीन जीडीपी में 500 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ। ये मेरी ए पोजीशन है, ठीक है। मैं दूसरी पोजीशन पे आता हूँ, बी पोजीशन के बारे में बात करता हूँ अभी मैं ए के बाद, ठीक है। मान लो 2019 का तो सेम, 2019 में तो मैं सेम ही बात करता हूँ, 10 है, 100, 1000। लेकिन 2025 में अगर ऐसा होता कि प्राइस 10 ही है, 150 क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही होती, तो जीडीपी वही 1500 रुपये, इंक्रीज इन जीडीपी वही 500 रुपये। ये मेरी सिचुएशन बी है। दोनों सिचुएशन में जीडीपी का इंक्रीज कितना हुआ, 500 हुआ, इसमें भी 500 हुआ, ए में भी और बी में भी। दोनों में से क्या दोनों सिचुएशन इक्वल हैं? क्या दोनों सिचुएशन अलग अलग हैं? तो हम यहाँ कहेंगे नहीं, दोनों सिचुएशन तो अलग अलग ही हैं। कैसे? यहाँ पे प्राइस बढ़ा यानी क्या हुई, इन्फ्लेशन हुई, महंगाई बढ़ी, जबकि हमारी जो क्वांटिटी है वो तो उतनी रह गई, गुड्स एंड सर्विस तो बढ़ी नहीं। लेकिन दूसरे केस में क्या बढ़ रही है, गुड्स एंड सर्विस बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? गुड्स एंड सर्विस बढ़ रही हैं। और गुड्स एंड सर्विस का बढ़ना ही हमारे लिए जीडीपी कहलाता है। इसलिए हम जीडीपी को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर ऑफ या बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जीडीपी बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, ये मेरा कंसेप्ट कहता है। ठीक, आप समझ रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग के अंदर अगर मैं जाऊं तो मैं पूछूंगा कि कौन सी सिचुएशन, क्या सिचुएशन ए बेटर है
या सिचुएशन बी बेटर है, तो हमने अभी देखा कि हमारे लिए सिचुएशन बी बेटर है। यहाँ पे रियल मायने में ग्रोथ हुई, इसलिए इस जीडीपी को मैंने क्या बोला, रियल जीडीपी बोला। और इस सिचुएशन में नहीं हुई तो इसको मैंने नॉमिनल जीडीपी बोला। जीडीपी तो है लेकिन नॉमिनल है। नॉमिनल को हिंदी में बोलते हैं ऐसी जीडीपी जो सिर्फ नाम की वजह से बढ़ी हो, यानी नाम मात्र, हिंदी में इसको नाम मात्र बोलते हैं। ठीक, समझ गए। तो जो जीडीपी है वो क्या है, करंट ईयर के प्राइस पे, यानी जो प्राइस चेंज हुआ, इसमें प्राइस क्या हुआ है, चेंज हुआ है, चेक करिए। तो जो जीडीपी चेंज किए हुए प्राइस पे काउंट की जाएगी, यानी करंट ईयर के प्राइस पे काउंट की जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल जीडीपी। और जो पुराने प्राइस पे ही, कांस्टेंट प्राइस पे ही, देखो 10 था, 10 का 10 ही है, इसी पे काउंट की जाएगी, बेस ईयर के प्राइस पे काउंट की जाएगी, वो रियल जीडीपी। तो कैसा होता अगर ये गाना एग्जाम्स के ऊपर होता? कुछ पढ़ा ही नहीं, एग्जाम्स आ गए। तो कैसा होता अगर कितने पास आ गए, किताबों को अब तक छुआ ही नहीं। मुझे लगता है इस गाने को आपसे ज़्यादा लगाव हो गए, या आपकी दिल की धड़कन को ज़्यादा समझ लिया है इस सॉन्ग ने, तभी बार बार ही रिपीट हो रहा है। चलिए वापस बैक। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि नॉमिनल के अंदर जो प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी हुआ, प्राइस और क्वांटिटी का जो चेंजेस हुआ, प्राइस मल्टीप्लाई जो क्वांटिटी आया, ठीक है, और इसमें भी प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी हुआ, लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो कौन सी है, करंट ईयर की है, और यहाँ पे बेस ईयर वाली है, पुराने प्राइस पे ही काउंट, सॉरी प्राइस यहाँ पे कौन सा है, करंट ईयर का है, और यहाँ पे पुराने ही प्राइस पे काउंट किया गया है। ठीक, हाँ, अब ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल है, लेकिन रियल टर्म की जब हम बात करते हैं तो रियल टर्म में हम एक बात कहेंगे क्या, कि जो हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें सिर्फ प्राइस में चेंज होता है, क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। और यहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी बहुत चेंज हो सकते हैं, बहुत चेंज होते हैं। क्वांटिटी में तो होगा ही होगा, प्राइस में भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पे ओनली चेंज प्राइस में, यहाँ पे दोनों में हो सकता है। ठीक, चलिए अभी हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इसके फॉर्मूलाज की बात करेंगे अभी हम। ठीक है, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी के फॉर्मूलाज की बात करते हैं। उससे पहले हम एक जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में समझने वाले हैं। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? डिफ्लेटर यानी चेंज दिखाने वाला, ऐसी पोजीशन जो हमें क्या दिखाती है, चेंजेस को शो करती है। ठीक, चेंजेस यानी जो भी चेंज आया होगा, ठीक है, चेंजेस को शो करेगी। किस ईयर में? परसेंटेज चेंजेस को, कितना परसेंटेज चेंज हुआ एक ईयर का दूसरे ईयर के प्राइस के साथ, चेंज इन प्राइसेस को शो करेगा। इसको हम, ये प्राइस इंडेक्स की तरह ही है। प्राइस इंडेक्स में भी हम क्या करते हैं, 2 ईयर के बीच का कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे भी 2 ईयर का कंपैरिजन करते हैं। प्राइस इंडेक्स में भी परसेंटेज पर कंपैरिजन होता है, और जीडीपी डिफ्लेटर में भी परसेंटेज डिफरेंस ऑफ चेंजेस को शो किया जाता है। हम कह सकते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स दोनों ही क्या है, सेम बात है। इसको समझने के लिए आप यहाँ पे समीशन ऑफ P1 और समीशन ऑफ P0 कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ये आपने इंडेक्स नंबर में अगर पढ़ा होगा, इंडेक्स नंबर तो है नहीं तो वैसे याद हो जाता है। 0 पहले आती है, 1 बाद में आता है। 0 पहले आया तो पहले वाला प्राइस, और 1 बाद में आया तो बाद वाला प्राइस, यानी करंट ईयर का प्राइस। इसलिए P1 यानी नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, और P0 यानी पहले वाला यानी बेस ईयर प्राइस यानी रियल जीडीपी। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला बन गया प्राइस नॉमिनल अपॉन में रियल मल्टीप्लाइड बाय 100। कोई डाउट इसमें? सिंपल फॉर्मेट है। 0 पहले आया तो पहले वाला प्राइस यानी रियल जीडीपी, 1 बाद में आता है तो बाद वाला प्राइस यानी नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100।
आप इनके इन फॉर्मूलाज को बना सकते हैं जब भी आप जीडीपी डिफ्लेटर को यूज़ करेंगे, जब भी हम यूज़ करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर को किसी फॉर्मूला में। जैसे मान लो जीडीपी, आपको नॉमिनल जीडीपी निकालना है, रियल आपको गिवन है, तो रियल इधर आ जाएगा। उसमें हम वहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर वर्ड ना लिख के प्राइस इंडेक्स लिखेंगे, यानी प्राइस इंडेक्स इधर पढ़ा ही है इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर की जगह मैंने क्या लिखा, प्राइस इंडेक्स। रियल इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 100 इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड हो गया, और इज इक्वल टू क्या बच गया, नॉमिनल। ऐसे ही नॉमिनल से ही रियल और रियल से नॉमिनल निकाला जा सकता है, लेकिन जब आप रियल से नॉमिनल, नॉमिनल से रियल निकालेंगे तो हम जीडीपी डिफ्लेटर की जगह पे प्राइस इंडेक्स वर्ड का यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही है। ठीक है, अभी हमारा जो टॉपिक है आजकल एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है, जीडीपी एंड वेलफेयर। हम नॉर्मल इकोनॉमी के अंदर हम जीडीपी और वेलफेयर दोनों को एक ही चीज़ लेके चलते हैं। हम मानते हैं कि जब रियल जीडीपी बढ़ेगी तो हमारे नेशन के अंदर आउटपुट बढ़ेगा, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो लोगों के पास प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो गुड्स एंड सर्विस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, हायर लेवल ऑफ वेलफेयर होगा, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस बढ़ रही हैं। जितनी ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगी, उतना ज़्यादा ही वेलफेयर होगा। ये नॉर्मल टर्म्स के अंदर माना जाता है। लेकिन क्या ज़रूरी है, क्या जीडीपी बढ़ेगी वेलफेयर बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी या वेलफेयर बढ़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी है? नहीं है ऐसा ज़रूरी। जैसे हम कोई एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, हम पिछली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आजकल एग्जाम्स के अंदर आए हैं। मैं उन्हीं एग्जाम्पल्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहला जो मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ किसकी, मान लो सिगरेट के ऊपर बैन कर दिया गया, गवर्नमेंट ने सिगरेट्स के ऊपर बैन कर दिया। अगर सिगरेट्स के ऊपर बैन लगा दिया तो क्या जीडीपी बढ़ेगा? हम कहेंगे जीडीपी तो भाई कम होगा, जीडीपी तो कम होगा। जीडीपी अगर कम होगा, लेकिन यहाँ पे जीडीपी तो कम हो रहा है लेकिन वेलफेयर तो इंक्रीज हो रहा है, लोगों की सेहत ठीक रहेगी, है ना, गवर्नमेंट लोगों की सेहत ठीक रहेगी। ऐसे ही कोई एंटी एमिशंस को लेके फैक्ट्री जो धुआं वगैरह फेंक रही हैं, उन एमिशंस को लेके लॉ बना दिया गया। लॉ बनाया तो स्टिकनेस होगी तो प्रोडक्शन में भी कमी आने के चांसेस होंगे, प्रोडक्शन कम होगा। लेकिन अगर पोल्यूशन कम हो रहा है तो वेलफेयर तो होगा। ईवी को प्रमोट कर रही है हमारी गवर्नमेंट, किसको? ईवी को प्रमोट कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है, जिससे हमारा वेलफेयर भी बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, वेलफेयर भी बढ़ रहा है। वेलफेयर, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, वेलफेयर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इको फ्रेंडली हो रहे हैं हम, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो रहे हैं, पोल्यूशन नहीं हो रहा। तो ऐसा जरूरी नहीं है हर जगह पे यहाँ पे जीडीपी बढ़ी, वेलफेयर भी बढ़ा, लेकिन इस ऊपर वाले एमिशन के केस में और सिगरेट के केस में जीडीपी ना तो जीडीपी बढ़ी ना ही वेलफेयर, सॉरी जीडीपी बढ़ी नहीं है लेकिन फिर भी वेलफेयर बढ़ता गया। और ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहाँ पे जीडीपी तो बढ़े लेकिन वेलफेयर ना हो। ठीक है, इसी इन चीज़ों को देखते हुए हम 4 लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। चारों लिमिटेशंस आपको याद करनी है 1 बाय 1, बिकॉज ऑफ एग्जाम के अंदर ऐसा कोई भी ईयर नहीं हुआ जिस ईयर के अंदर ये लिमिटेशन ना आई हो। कौन कौन सी है? पहली यही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। दूसरी हम बात करते हैं तो हमारे पास होती है कॉम्पोजिशन ऑफ गुड्स। तीसरी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। और चौथा है एक्सटर्नैलिटीज। ठीक है, ये 4 केसेस आते हैं, चारों याद करिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज एंड एक्सटर्नैलिटीज। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, कॉम्पोजिशन ऑफ गुड्स, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, एक्सटर्नैलिटीज। चारों पॉइंट्स को अच्छे से लर्न करना है। पहले की हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, मींस
इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइक्वल है। रिच भी रिच को ज़्यादा रिच है, पुअर को ज़्यादा पुअर है। अगर रिच की इनकम इंक्रीज होती है तो पुअर की इनकम में कोई डिफरेंस नहीं मिलता। तो जीडीपी तो बढ़ रही है, रिच की इनकम बढ़ी तो जीडीपी बढ़ी, बट पुअर का कोई भी वेलफेयर नहीं हुआ। ठीक। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी अगर बात करें तो कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी के अंदर सारी की सारी गुड्स एंड सर्विस को काउंट किया जाता है, बट सारी की सारी गुड्स एंड सर्विस वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं होती। जैसे डिफेंस गुड्स कभी भी हमें डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देती है, ठीक है, और इनडायरेक्ट की चीज़ों को काउंट करना एक अच्छा सिंबल नहीं है, तो यहाँ पे जीडीपी में अच्छे लेवल पे निकल के नहीं आता। तीसरी बात करें नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, जिसको हम और क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। हमारी इंडिया की इकोनॉमी के अंदर आज भी विलेज इकोनॉमी के अंदर बार्टर सिस्टम अभी भी चलता है। आज भी बार्टर सिस्टम हमारी इंडिया की इकोनॉमी के अंदर प्रिवेल करता है। ठीक है, लेकिन बार्टर सिस्टम है तो इसमें कोई गुड्स एंड सर्विस की कोई भी वैल्यू काउंट नहीं होती। बार्टर में एक गुड्स के बदले में दूसरी गुड्स होगी, गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू का ही पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जीडीपी बढ़ तो रही है, जीडीपी गुड्स एंड सर्विसेज तो दे ही रहा है कोई ना कोई एक दूसरे को, लेकिन उसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, पूरी अमाउंट उसके अंदर काउंट नहीं हो रही है। और लास्ट वन इज एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स गुड भी हो सकते हैं, गुड इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं, बैड इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं। अगर वो गुड इम्पैक्ट डाल रहे हैं तो हमारे लिए गुड एक्सटर्नैलिटीज, और बैड डाल रहे हैं तो बैड एक्सटर्नैलिटी। ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। जैसे एक्स ने वाई के लिए क्या किया, एक्स ने वाई के लिए एक गार्डन मेंटेन कर दिया, गार्डन का बेनिफिट ले रहा है वाई, लेकिन उसको कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ रहा, तो ये क्या है, गार्डन मेंटेन हो गया और वाई को कुछ पे भी नहीं करना पड़ रहा, तो ये क्या है, गुड एक्सटर्नैलिटीज है। गवर्नमेंट ने गार्डन मेंटेन करके दिया होगा, लेट्स सपोज एक्स इज अ गवर्नमेंट। ऐसे ही जो फैक्ट्री से एमिशंस हो रहा है, फैक्ट्री से जो स्मोक आ रहा है, ठीक है, फैक्ट्री का जो एमिशंस है, पोल्यूशन है, वो पोल्यूशन हमारी लाइफ को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। हमें उसके बदले में हैवी एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, कहाँ पे, ऑन हेल्थ पे, ठीक है, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, इसीलिए ये भी काउंट नहीं किए जाते, ठीक है, इसी काउंट नहीं किए जा रहे, जबकि इनकी काउंटिंग होनी चाहिए थी। तो ये 4 लिमिटेशंस हमारी जीडीपी के अंदर है। यहाँ पे हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको इस चैप्टर से रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट्स है, आप मेरे को कमेंट करके आप बताएंगे। सारे के सारे जितने भी डाउट्स होंगे इस क्लास से रिलेटेड या पिछली क्लास के रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, वो आप मेरे को इसी क्लास की वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे, ठीक है। और उसके कमेंट्स के अलावा आपको मेरे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और कमेंट और लाइक भी करना, ताकि मैं आगे की वीडियो को और भी बनाता रहूं और आपको एक बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता रहूं। आने वाले टाइम में हम इस चैनल के ऊपर बिजनेस स्टडी की क्लासेस और इसके अलावा हम अकाउंटेंसी की क्लासेस दोनों की दोनों रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, और ये तभी होगा जब आप लोग मेरे इस चैनल्स को अच्छे से सब्सक्राइब करना, व्यू करना शुरू कर देंगे और अच्छा रिस्पॉन्स आप देना शुरू कर देंगे। क्योंकि कोई ना कोई तो देखो, हम अकाउंटिंग थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं ना, कोई ना कोई तो मोटिवेशन होता ही है, ठीक है। वो मोटिवेशन मनी की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी मॉनेटरी भी हो सकता है, वो नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। अभी मेरे को यहाँ पे बाद में हो सकता है, लेकिन अभी के लिए मेरे को कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलना है, ठीक है। तो अभी तक मेरे को क्या चाहिए, नॉन मॉनेटरी ही बेनिफिट्स आपसे चाहिए, क्या, कि ताकि मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ता रहे, आपके व्यूज़ बढ़े, आप इसको रेगुलर देखें। आपका व्यूज़ से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका रिस्पॉन्स इंक्रीज हो, ठीक है। तो आप इनको सब्सक्राइब करके आगे, ताकि आपको और भी मिलती रहे। मेरे वन शॉट नाम से, वन शॉट इकोनॉमिक के नाम से, या शायद वन शॉट के नाम से ही मैंने वीडियो का प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आपको ये सारी वीडियोस इकोनॉमिक्स की और अकाउंटेंसी की ऐसी इसमें इस प्लेलिस्ट के अंदर मिलती रहेंगी, तो आप इस प्लेलिस्ट को भी चेक करिएगा।
ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।